जनता को तय करना है, बिगड़े शहजादे हैं या सही शहजादे हैं। सिंधु जल संधि वो तो बिल्कुल जनता नेहरू जी की गलती लाना, वो डाइवर्जनरी टैक्टिक्स बता रहे हैं जिससे आप एसआईआर से फोकस हटा सके, वरना तब के सिंधु जल संधि पर अभी क्यों चर्चा कर दी? अंजना जी एक लाइन बोल दूं, आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने संसदीय दल की बैठक में इस बात का उल्लेख किया कि कांग्रेस के ही सदस्य अशोक मेहता जी और गुहा जी थे जिन्होंने की इस बात को लेकर आपत्ति दर्ज की, और कांग्रेस के एक सदस्य ने तो डिस्कशन में यहां तक कहा कि यह मूर्खता की हद तक है, और कांग्रेस के सदस्यों ने भी विरोध किया। जो भाजपा ने बोला अलग, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोला था अन्याय के अधिष्ठान पर मित्रता का आधार नहीं बन सकता, यह उन्होंने उससे कहा था। और नेहरू जी का स्टेटमेंट 30 नवंबर 1960 को क्या है कि हम इसलिए दे रहे हैं कि वेस्टर्न पाकिस्तान को हम पानी नहीं देंगे तो बर्बाद होते नहीं देख सकते। क्या दिल तड़पता था पाकिस्तान के लिए, और अपने सांसदों के लिए उन्होंने अपनी भाषा स्पीच में प्रयोग किया नेहरू जी ने कि जो लोग ये बोल रहे हैं वो तुच्छ मानसिकता के हैं। अरे अपनी पार्टी के सांसदों को तुच्छ मानसिकता का कह दिया, अपने पार्टी के नेता जो हकीकत बता रहे थे। और मैं कहना चाहता हूं 62 का चीन का युद्ध हुआ, 63 में पाकिस्तान ने सक्षम वैली चीन को दे दी, तब तो विड्रॉ कर लेना चाहिए था, तब तक नेहरू जी जीवित थे। जब पाकिस्तान ने हमारा पाक अधिकृत कश्मीर मुझे लगता है कि जिस तरह से आज भी 62 में हम 1 साल पहले चीन से मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है, मुख्य मुद्दों पर कैंसर बड़ा पुराना अंजना जी एक तरफा बोलता चला जा रहा है कि क्या तरीका है। बोलिए, अगर इतना ही तुच्छ मानसिकता की बात करनी है तो तुच्छ मानसिकता तो फिर इस वर्तमान की सरकार की 11 साल से आप पकौड़े तल रहे हैं अपने सिंधु जल संधि का। अरे भाई सुनिए ना, मैं आपके बीच में नहीं बोला, शांति से सुनिए जरा। 11 साल से अगर मानसिकता इतनी उच्च थी और तुच्छ नहीं है तो 11 साल से सिंधु को संधि को जल संधि को बंद कर देते, खत्म कर देते। किसी ने रोका था क्या? 6 साल पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी रह गए और 11 साल से अभी मोदी जी रह गए, आप खत्म कर देते उसको। आप तो बार बार कह रहे हैं कि पानी रोक देंगे, पानी रोक देंगे। 2017 में भी सुना था पंजाब के चुनाव में, कितना पानी रोक दिया आपने। रोज झूठ बोलते आते हैं टीवी पर बैठकर, लोगों को गुमराह करते हैं। हमारे सीधे सवाल इलेक्शन कमीशन से छटपटाहट बीजेपी में, क्योंकि चोरी की सरकार चला रहे। इलेक्शन कमीशन हमें डाटा नहीं देता है, उत्तर देने बीजेपी आ जाती है। हमें बनारस का डाटा दे दीजिए आप, फोटो के साथ रीडेबल, आप बता देंगे हम कि बनारस में मोदी जी हारे हैं जीते। माताओं बहनों की निजता 45 दिन तक तो सही रहती है, उसके बाद माता जी की जो है निजता जो है वो 45 से 46वें दिन जाती प्रॉब्लम हो जाती। ये डबल इंजन की सरकार का राज है कि राज्य में भी हमें सरकार दे दो, केंद्र में हमारी है ही इलेक्शन कमीशन हमारी मुट्ठी में है, हम बटोगे तो कटोगे का नारा देंगे और वोट जो है इलेक्शन कमीशन हमें चोरी करके दिलाई देगा। काम हम करेंगे नहीं। अरे भाई सपा ने भी 18,000 वोटों के लिए जो एफिडेविट दिया था उसके ऊपर क्या जवाब है? वो अज्ञानी ज्ञानेश कुमार ने कोई जवाब नहीं दिया। 70 लाख वोट कैसे बढ़ गए, इसका उत्तर तो हमें नहीं मिला। वो अज्ञानी पूर्ण ऐसी बात कह गए कि जिनका घर नहीं होता उनका 0-0 होता है। अरे पंडितों मूर्खों, ये बताओ इलेक्शन कमीशन वालों, फिर उसका आप बूथ कैसे डिसाइड करते हो? वो कहते हैं साहब लैंप पोस्ट के नीचे सोते हैं, मतलब वो लैंप पोस्ट के नीचे जो सोता है व्यक्ति, उसका बूथ कैसे डिसाइड करते हो आप कि वो कौन से बूथ में जाएगा? और क्या वो लैंप पोस्ट के नीचे 5 साल तक सोता रहता है? गजब तर्क दे रहे हैं आप। और उसके बाद आप आए बाएं दाएं साएं, 47 में हुआ, 62 में ये हुआ, 61 में ये हुआ। सुधांशु जी जवाब दीजिए, आप डाइवर्जनरी टैक्टिक्स कर रहे हैं, आप पुरानी बातों को बार बार उलझाते हैं। वो कह रहे हैं कि अरे भाई लैंप पोस्ट के नीचे रहता है तो उसका बूथ कैसे आप लोग डिसाइड करते हैं? ये 0-0 कहां से तय करते हैं? बहुत सारे उन्होंने सवाल पूछे, जवाब दीजिए। अभी देखिए अपनी बात पे आदमी कैसे फंसता है, मैं उदाहरण देना चाहता हूं। पहले तो मैं एक लाइन कहना चाहूंगा, अभी जो वांग यी चाइना के फॉरेन मिनिस्टर भारत में हैं, तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो तमाम प्रकार के दावे करते हैं, तो यह भी एक वो दावा कर सकते हैं अगर वो उचित समझें कि और तो कुछ नहीं, कम से कम उन्होंने चीन के विदेश मंत्री को भारत में भेजने का वातावरण तैयार कर दिया। यह भी अगर वो क्रेडिट लेना चाहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब मैं बताना चाहता हूं, आलोक जी ने कहा आए बाएं साएं बोलते हैं। आलोक जी, आज तो भारत में लगभग अधिकांश लोगों के पास अपने मकान हैं। ये बताइए, आपने तो बहुत साल शासन किया है, जब इतने लोग बेघरबार होते थे। ठीक है, उनको पूरा करने दीजिए। मैं ये पूछूंगी, कैसे वोट तय करते थे? ठीक है आलोक जी, मैं ये पूछूंगी, इसका जवाब लेंगे आज। 0-0 से बूथ कैसे तय होता है? आपकी बात कैसे पकड़ रहा हूं, इसके बाद आ रही हूं। अब मैं एक बता रहा हूं ना, हाँ मैं कह रहा हूं, ये बताइए आपके जमाने में जो बेघरबार लोग थे, जो आपकी सरकार ऑफिशियली कहती थी
इतने लोगों का घर नहीं है, उनका वोट कैसे तय होता था बताइए? उनका फादर्स नेम भी ट्राइबल एरियाज में जो लोग वन में रहते थे उनका वोट कैसे तय होता था? अरे यार झूठ बोलने की कोई इंतहा होती है कि आकर कुछ भी अंशक बोल के केवल वातावरण के, वरना मैं आज चैलेंज करके पूछता हूं, आपके जमाने में जब भारी संख्या में लोग बेघरबार थे उनका वोट कैसे तय होता था? मगर अंजना जी, वो इसलिए इनको चिंता करने की बात नहीं है कि उनको बेचारों को तो वोट डालने को मिलता ही नहीं था। वो बूथ कैप्चर होते थे, मत पेटियां लेके लोग जंगल में जाते थे, ठकाठक ठकाठक ठकाठक। और आज मैं कहता हूं दर्शकों से, कोई जाके चेक कर ले, 1985 का यूपी विधानसभा चुनाव में बच्चा था, मुझे याद है, पूरे उत्तर प्रदेश में पोलिंग हुई 40 से 42%, अमेठी विधानसभा में 97%, अमेठी विधानसभा में 97% पोलिंग हुई और किसी ने इसको शक की निगाह से नहीं देखा। और कई बूथों पे तो ये अखबार में आया था कि 100% से ज्यादा वहां पे वो वोट निकल आए, क्योंकि जब ले जाके मत पेटियां लूटी जाती थी तो सब लोग जब ठकाठक वोट बंद होने के बाद 6 बजे के बाद 5 मिनट में करते थे, कई बार ध्यान नहीं रहा कि ज्यादा डाल दिए हैं, जितने यहां मतदाता थे उससे ज्यादा। इसीलिए मैं फिर कह रहा हूं, एनीबडी कैन गो एंड चेक कि 85 में क्या हुआ था। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जब आप बोले तो जिसे कहते हैं ना, फुट इन माउथ ना कर लें कि आप किस जमाने, जिस तरीके से उस समय निर्धारित किया जाता था बूथ, उसी तरीके से आज निर्धारित किया जा रहा है। आलोक शर्मा जी, छोटा सा जवाब, मुझे नवल जी के पास जाना है। सीधा सवाल था कि जो लैंप पोस्ट के नीचे सो रहा है, उस लैंप पोस्ट का कोई नंबर है क्या? अगर आज वो इस लैंप पोस्ट के नीचे सो रहा है, कल उसके नीचे सो रहा है, तो आप बूथ कैसे डिसाइड करते हो? उसका उत्तर ना ज्ञानी ज्ञानेश कुमार ने दिया, ना बीजेपी के पास। मेरा दूसरा सवाल सीधा सीधा है, फादर्स नेम भी ABCDEF होता है क्या? क्या मतलब फादर का नाम भी जो है ABCD और EFGH बताना पड़ता है क्या? सुधांशु जी, सीधा सवाल है, इसका उत्तर दो ना, ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है? हाँ बिल्कुल आपने कहा है, आपने बिल्कुल सही कहा है। अगर आप ये कह रहे हैं कि फादर का नाम AFCGES, वैसे जैसे आपने कहा डोनाल्ड ट्रंप का वोट है, वो बात साफ आ गई। अरे इसी बात के लिए तो जरूरी है कि वेरीफाई किया जाए। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? एक तरफ आप कह रहे हैं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो गलत नाम की एंट्री है और गलत पते की एंट्री, आप खुद बोल रहे हैं, फिर कह रहे हैं मगर साहब जांच नहीं होनी चाहिए। मतलब गलत को गलत रहने दो, यानी जिसे कहते हैं लेफ्ट को लेफ्ट रहने दो, राइट को राइट रहने दो, मुझे लेफ्ट राइट करते हुए पार्लियामेंट जाने दो। नवल जी जल्दी से एक रिएक्शन। देखिए, सबका एक ही सोल्यूशन दिख रहा है ना, एक ही सोल्यूशन है, और वो है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। अब उस पर भी हाय तौबा। नहीं, देखिए, जब सुधांशु जी कुतर्क करेंगे तो है तौबा नहीं होगा। मुझे मालूम है सुधांशु जी को यह बताना चाहिए कि ये जो गलतियां दिख रही हैं ये SIR में दिख रही है। नॉर्मल की तो बात अलग है, उस पर तो हम जाएंगे नहीं, क्योंकि उस पर आप जाने ही नहीं दिया। आपने जो एनुअल ये किया, रिवीजन किया, समरी रिवीजन किया, और उसके बाद जो वोटर लिस्ट दिया, क्या वो सारा फेक था? 5 महीना 12 रजिस्टर्ड पार्टी ने काम किया, उसके बावजूद भी फेक था। और 1 महीना में आपके पास यहाँ कितना ताकत आ जाता है कि आप सही काम करा देंगे। ये वैसा ही है जैसा कि आप क्लेम कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरे दुनिया का विशाल आदमी है और 2 आदमी से तीसरा आदमी कोई नेता ही नहीं है, 2 के सामने कोई खड़ा ही नहीं होता है, सारे लोग डरपोक है या कायर है। आप बताइए कि अभी इतना ही बड़ा पार्टी है तो फिर अनिल मसीह को क्यों आना पड़ता है? फिर अब महाराष्ट्र में गवर्नर और स्पीकर को बेईमानी क्यों करना पड़ता है? और ये हम नहीं करते, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। जब इतना ही ईमानदार है यह एम्पायर, जो कि वाजपेयी जी कहें कि वो तो वाजपेयी जी तो लाभार्थी है ना, उनको लगता है कि जब इतना ही ईमानदार है इलेक्शन कमीशन, तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्यों हमारी बात मानता है कि नहीं 65 लाख जो वोट आपने काटा है उसका डिटेल आप पब्लिक कीजिए, वेबसाइट पर दीजिए। तो बात बहुत साधारण है और सिंपल है कि ये जो एम्पायर है ना, एम्पायर के माध्यम से ही सारा खेल बिगाड़ने का कोशिश किया जा रहा है और खेलने की कोशिश की जा रही है। चोरी और डकैती के सारे एक्सपेरिमेंट भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में किए। 65 लाख लोगों की बात तो कोर्ट ने कही ना, वाजपेयी जी, कोर्ट ने कही कि भाई आपने जितने नाम काटे हैं आप वो नाम दीजिए, कोर्ट को बोलना पड़ा। तो वो तो रूल कहता है, उसमें कहां दिक्कत है? वो तो जो इलेक्शन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है उसमें ही रूल है, प्रावधान कि ड्राफ्ट जब फाइनल हो जाएगा पब्लिश करेंगे और पार्टी को देंगे, कहां दिक्कत है उसमें? लेकिन इनका सवाल का जवाब दूं, 65 लोग जिनके नाम हटाए गए थे उनकी अलग से लिस्ट बात की हो रही है अरविंद जी। 65 लोग जो हटाए गए थे, 65 लाख लोग, उनकी बात रूल है। आप ड्राफ्ट के देखिए, ड्राफ्ट देने का नहीं है,
जब फाइनल होगी तो रूल है कि देना पड़ेगा और वो दी जाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया पहले दे दो तो ड्राफ्ट की भी दे देंगे। देखिए जीरो एड्रेस पे मैं जवाब देना चाहता हूं। ज्ञानेश कुमार जी ने बिल्कुल, और पहले तो भाषा का तो कैसे आप शब्द प्रयोग कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, भाषा का तो तरीका रखो। कल को आपके लोग आएंगे, आपके कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बनेंगे या थे तब क्या करते थे, तो उसका रखिए। जीरो एड्रेस पे बड़ा सा सीधा जवाब उनका आया था और पार्टियों के डेलीगेशन लगातार मिल रहे हैं जुलाई से। उन्होंने कहा गांव में अभी भी हाउस नंबर नहीं होते हैं, नंबर 1। अगर हाउस नंबर नहीं है तो उसको जीरो एड्रेस लिखते हैं, फला का बेटा, फला का परिवार, फला का घर, ये लिखा जाता है। दूसरा उन्होंने बताया कि अगर मान लो एक राजस्थान में जैसे बंजारा जाती है, उसका कोई अता पता नहीं होता, लेकिन एक स्पॉट फिक्स होता है, वहां से उनको वोट कार्ड बनता है, बाकायदा वोट होता है और उसको हम जीरो एड्रेस देते। ये इलेक्शन कमीशन आज से नहीं है माय डियर, 1950 से है। आपके जमाने में कितनी सरकारें आपकी भी रही हैं, बूथ कैप्चरिंग का जमाना हमने देखा है। तो इसलिए ये शंका प्रयोग मत करिए प्लीज, रूल बुक के हिसाब से काम होता है। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ और वो रूल बुक आपने बनाई है। सुधांशु जी आ रही है, इसके बाद नहीं बनाई। सुधांशु जी जल्दी से जवाब जो नवल किशोर जी ने पूछा उसका, वो कह रहे हैं अंपायर पर ही उनको शक है, अंपायर ही खेल कर रहा है। हाँ, मैं बिल्कुल नहीं उसका बता रहा हूं। ये एम्पायर पे शक पहली बार नहीं है। मैं दर्शकों से कहता हूं, जब टीएन शेषन ने वोटर आईडी कार्ड लाए थे और उससे इनको बड़ी तकलीफ होनी शुरू हुई थी, तब एक नेता ने उनके लिए एल्सेशन शब्द यूज किया था। दर्शकों को ना पता, एल्सेशियन एक कुत्ते का ब्रीड होती है। टीएन शेषन की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, एनीबडी कैन गो एंड चेक। उसने कहा कि आई एम एन स्ट्रिक्ट विजिलेंट ऑफ दिस डेमोक्रेसी, आई डू नॉट बॉदर वेदर यू कॉल मी सेशन और एल्सेशन, आई विल कीप ऑन बार्किंग एंड बाइट ऑल्सो। मतलब हिंदी में मैं कह दूं कि उसने कहा मैं लोकतंत्र के सजग प्रहरी की तरह चुनाव आयुक्त के रूप में काम करता रहूंगा। आप मुझे शेषन कहें या एल्सेशन कहें, आप मुझे कुत्ता भी कहेंगे तो मैं जरूरत पड़ने पे काटूंगा भी जो देश के लिए गलत काम कर रहा होगा। चुनाव आयोग इस भाव से काम करता। और अब मैं नवल किशोर जी की बात का जवाब देता हूं। अंजना जी मैं बोल चुका हूं, फिर दोबारा तेजी जल्दी से बोलता हूं। आज 19 तारीख हो गई है, 1,60,000 बूथ लेवल एजेंट है इंडी गठबंधन के। 65 लाख को 19 से डिवाइड करिए, 3.4 आता है, यानी 3,40,000 आता है। और अगर 1.60 से डिवाइड करें तो केवल 2। अगर इन्होंने 2 परिवारों की जांच कर ली होती तो आज तक आपको लंच डिनर करके भी हो गया होता। मगर मैं पूछना चाहता हूं, आपके बूथ लेवल एजेंट क्या कर रहे हैं? कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। और मैं बता रहा हूं क्या कर रहे हैं। दर्शकों को समझना चाहिए, दोनों हाथ उठा रहे हैं, दोनों को दो लाइन में टुकड़े टुकड़े करके उन टुकड़ों से मारते शरिया बनाने में। बीएलए क्या कर रहे हैं? एजेंट बीएलए क्या कर रहे हैं? शिकायत क्यों नहीं करते? आप नहीं बीएलए अपना काम करें, शिकायत करें, चुनाव आयोग उसको रिकॉर्ड भी नहीं कर रहा है। आप हमारे पार्टी ऑफिस अपने रिपोर्टर को भेजिए, 300 से ज्यादा कंप्लेन हो चुके हैं जो कि वहां पर दिखाया नहीं जा रहा है, उसको जीरो डाला। आप कैसे विश्वास कर सकते हैं कि जीरो का जीरो करेगा पॉलिटिकल पार्टी? आप पूछिए। अरे कितना, देखिए मुझे लगता है कि बीएलओ के पीछे या बीएलए के पीछे छिपना ये बीजेपी की पुरानी आदत है। और अब तो पूरी तरह से पता लग गया है कि जो सुधांशु जी बोल रहे हैं वही ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी बोलकर गए। तो स्क्रिप्ट लगता है कि बीजेपी वालों ने बनाकर उनको पेज लिख कर दिया था, वो नीचे पढ़ के बोल ही रहे थे, एक सवाल का जवाब नहीं दिया। अभी मैं फिर दोबारा पूछ रहा था कि भाई 000 लिखकर बूथ कैसे डिसाइड होता है? जिस आदमी का एड्रेस नहीं है उसके माता पिता का नाम भी आप ABCDF कर रहे हो, उसका भी कोई जवाब नहीं है। ये कह रहे हैं साहब जो जंगलों में रहते थे, ज्ञानेश कुमार जी कह रहे हैं कि दुकान के नीचे जो रात को आकर सो जाते हैं, दिन में काम करते हैं। तो मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन के लोग रात को 12 बजे जाके उनको जगा के पूछते हैं कि भाई कहां सोए थे तुम? जवाब देंगे सुधांशु जी। लेकिन आलोक जी एक बात ये भी समझिए कि बीएलओ और बीएलए को अंडरमाइन मत कीजिए। इस देश में जो चुनाव व्यवस्था चलती है उनके कंधों पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, इसलिए उनकी आड़ में छिपने की बात नहीं है, उनका रेलेवेंस बहुत ज्यादा है। आपके बीएलए क्रांति कर सकते हैं अगर वो काम करे, और इसीलिए तो इजाफा किया है ना, हर पार्टी ने बिहार में इजाफा किया है। अपने बीएलए पर तो आपको भरोसा करना होगा। नहीं तो पोल खोल ली इनकी। सुधांशु जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि बीएलए ने ही पोल खोली है, वो कह रहे हैं कि जो शिकायत कर भी रहे हैं इनके बीएलए उसको रजिस्टर नहीं किया जा रहा। देखिए अभी सुनिए, जो नवल किशोर जी आलोक जी के मुंह से जो निकला उसी से पोल खोलता हूं। आलोक जी, आप लोगों ने बड़ी महत्वाकांक्षी योजना शुरू की थी, इंदिरा आवास योजना। आपने कहा था करोड़ों आवासहीन लोगों को आवास देंगे। भैया उनके वोट कैसे बनते थे, जरा बता दो। अरे बताओ ना भैया, इलेक्शन कमीशन में वोट होता था कि नहीं?
ये देखिए, अब देखिए, आइए नवल किशोर जी के पोल खोलते हैं, इनके मुंह से क्या निकला। जब आपने पूछा अंजना जी, तो इन्होंने कहा 300 बीएलए लोगों ने हमारी तरफ से शिकायत की है। वैसे इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे कितनी देखा जाए, मगर सुनिए दर्शकों से कहता हूं, 65 लाख में बड़ी मुद्दत के बाद अरमानों की कलियां मुस्कुराई हैं, तो 65 लाख में 300 की संख्या सामने आई है।